दोस्तों, जब भी किसी देश का नाम बार बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उछलता है, तो उनके पीछे वजह सिर्फ एक नहीं होती। अक्सर हमें जो दिखाया जाता है वो सतह होते हैं, और असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला की, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया ज्यादातर सिर्फ तेल के नाम से जानती है। लेकिन आने वाले समय में वेनेजुएला की पहचान सिर्फ तेल से नहीं, बल्कि डिजिटल एसेट और आमतौर पर बिटकॉइन से भी जुड़ सकती है। और वही वो पॉइंट है जहां से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। वेनेजुएला एक देश और कई परतें। वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व में से एक उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद पिछले एक दशक में उनकी अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी है। लोकल करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। बैंकिंग सिस्टम भरोसे के लायक नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर भी पाबंदियां लगी। ऐसे माहौल में सवाल उठता है, देश अपने अस्तित्व को कैसे चलाए। यहीं से कहानी अलग दिशा लेती है। जब सिस्टम फेल होता है तब विकल्प निकलते हैं। जब किसी देश के लिए डॉलर काम करना बंद कर दे, जब बैंक रास्ता रोक दे और ट्रेड के पारंपरिक तरीके भी खत्म हो जाए, वहां डिजिटल सिस्टम की एंट्री होती है। वेनेजुएला उन गिने चुने देशों में शामिल रहा है जहां क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत की वजह से हुआ। वही कारण है कि वहां बिटकॉइन सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक टूल बन गया। बिटकॉइन और वेनेजुएला को लेकर सच क्या है? अब एक सवाल जो बार बार उठता है, वेनेजुएला के पास बड़ी मात्रा में बिटकॉइन हो सकता है? उसका सीधा जवाब है, कोई ऑफिशियल संख्या सार्वजनिक नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत ही चीज ऐसी होती है जो रिपोर्ट में नहीं होती, फिर भी उनके संकेत साफ दिखते हैं। और वेनेजुएला के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। बिटकॉइन आने की संभावित रास्ते। अब वेनेजुएला के अंदर जो बिटकॉइन आए हैं, उनके संभावित रास्ते। ट्रेड का बदलता तरीका, जब ऑयल बेचना बंद नहीं हुआ और उनका पेमेंट सिस्टम बदल गया। कुछ मामलों में पेमेंट सीधे डॉलर में नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से हुआ। स्टेबल कॉइन, फिर उन्हें दूसरे डिजिटल एसेट में बदला गया। यह सब ऑफिशियल प्रेस में नहीं आता, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में यह एक नॉर्मल बन चुका है। दूसरा, गोल्ड से डिजिटल वैल्यू तक। अब फिजिकल गोल्ड को मूव करना मुश्किल हो जाए तो वैल्यू को डिजिटल रूप में बदलना यह एक स्ट्रेटेजिक फैसला माना जाता है। यही वजह है कि वेनेजुएला के गोल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर सालों से सवाल उठ रहे हैं। हर डील पब्लिक नहीं होती, लेकिन हर डील का असर जरूर पड़ता है। अब तीसरा सवाल, माइनिंग एक साइलेंट फैक्टर। वेनेजुएला में बिजली सस्ती है और यही माइनिंग के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जहां दुनिया माइनिंग कॉस्ट से झुक रही थी, वहां यह एक लो कॉस्ट ऑपरेशन बन सकता था। माइनिंग का डेटा कभी खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग होता ही नहीं। दुनिया में बिटकॉइन असल में किसके पास है? अब यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट समझना होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि बिटकॉइन आम लोगों के पास है। हकीकत में बिटकॉइन का बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड हाथों में कांस्टेंट है। अगर हम मोटा मोटी तस्वीर देखें तो सबसे ऊपर आता है संतोषी नाकामोटा, जिनके वॉलेट में आज भी तकरीबन 10 से 11 लाख बिटकॉइन माने जाते हैं, जो कभी मूव हुए ही नहीं। उनके बाद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आते हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, जो ईटीएफ और स्टडी स्ट्रक्चर के जरिए लाखों बिटकॉइन को कंट्रोल करता है। फिर आता है माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसने खुले तौर पर माना है कि 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर बैठा है। अब बात करते हैं सरकारों की। यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट के पास तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख बिटकॉइन माने जाते हैं, लेकिन वह खरीदे हुए नहीं है, बल्कि अलग अलग केसों में सीज किए गए बिटकॉइन है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा विवादित नाम, वेनेजुएला। वेनेजुएला के मामले में कोई भी ऑफिशियल नंबर सामने नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट और पैटर्न यह इशारा करते हैं कि उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन हो सकते हैं, जो उसे बाकी देशों से अलग पोजीशन में खड़ा करते हैं। और यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला की कहानी सिर्फ तेल की नहीं रह जाती, डिजिटल पावर की लड़ाई बन जाती है। यूएस अमेरिका का डिजिटल प्लान। अब कहानी का दूसरा सिरा समझते हैं। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था है, लेकिन वह यह भी जानता है कि फ्यूचर सिर्फ फ्लाइट करेंसी पर नहीं टिकेगा। इसलिए अमेरिका डिजिटल एसेट पर नजर रखता है, और इसलिए वो बिटकॉइन को कभी नजरअंदाज नहीं करता। और
बिटकॉइन उसके पास है, वह खरीदे हुए नहीं बल्कि सीज किए गए हैं। यानी बिटकॉइन अब सिर्फ क्रिप्टो नहीं रहा, यह स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। बिटकॉइन को सीज करना आसान नहीं, यहाँ बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बिटकॉइन कोई तेल का टैंकर नहीं, ना ही कोई सोने की ईंट। बिटकॉइन इज प्राइवेट की। अगर किस जिसके पास नहीं तो बिटकॉइन भी उनके नहीं। यही वजह है कि राजनीति, दबाव, गिरफ्तार या बयानबाजी अपने आप में बिटकॉइन ट्रांसफर नहीं करा सकते। सबसे बड़ा रहस्य एक्सचेंज किसके पास है, यही वो पॉइंट है जहां पूरी कहानी सस्पेंस में चली जाती है। क्या किसी एक व्यक्ति के पास एक्सचेंज है? बहुत कम संभावना। क्या मल्टी लेयर के पास है? ज्यादा संभव। क्या कुछ कीज हमेशा के लिए खो गई? हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वह बिटकॉइन मार्केट की भाषा में लास्ट सप्लाई माने जाएंगे, या मार्केट पर असर क्या होगा। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर बड़ी मात्रा में बिटकॉइन लॉक हो जाते हैं या किसी देश के रिजर्व में लंबे समय के लिए चले जाते हैं, उसका मतलब है ओपन मार्केट में सप्लाई कम और बिटकॉइन में कम सप्लाई प्लस लगातार डिमांड, लॉन्ग टर्म प्रेशर ऊपर की तरफ। यही वजह है कि ऐसी खबरें मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव मानी जाती है। वेनेजुला की कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, यह कहानी है टूटते सिस्टम की, नए रास्तों की, उन दुनिया की जहां पैसा भी अब डिजिटल बन चुका है। बिटकॉइन यहाँ विलेन या हीरो नहीं बल्कि एक साइलेंट प्लेयर है, और आने वाले समय में दुनिया इसी साइलेंट प्लेयर को और गंभीरता से लेने वाली है। आखिरी सवाल और असली सोच, अब यहाँ रुक कर एक पल सोचिए। अगर आने वाले समय में बिटकॉइन सच में देशों का स्ट्रेटेजिक एसेट बनता है, अगर रिजर्व तेल गोल्ड से हटकर डिजिटल एसेट की तरफ चलते हैं, तो सवाल यह नहीं बचेगा कि बिटकॉइन किस कीमत पर है। सवाल यह होगा, बिटकॉइन का कंट्रोल किसके हाथों में है, देशों के पास या सिस्टम से बाहर। क्या वेनेजुला जैसी कहानियां भविष्य में आम होती जाएगी? अब आपकी बारी है सोचने की। अगर आज किसी एक देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन रिजर्व होता, तो क्या वह देश आज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को हिला सकता था? और यही वजह है अमेरिका और वेनेजुला की। अपना नजरिया जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।